प्यारे छात्रों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। आज हम फिर से कक्षा 9 की इतिहास पर चलते हैं। हम लोगों ने अब तक जाना है कि भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि क्या थी, भौगोलिक खोजों में किन किन क्षेत्रों का खोज हुआ और क्या क्या हुआ। आज हम लोग भौगोलिक खोजों के परिणाम को जानेंगे। आज हम लोग भौगोलिक खोजों का परिणाम पढ़ेंगे कि जो भौगोलिक खोजें हुई उनका क्या परिणाम रहा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। दूरगामी का उस मतलब यह हुआ कि आगे चल करके इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचय कराया। एक दूसरे के संपर्क में लोग आए। एशिया, यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं को जो पहले से विलग थे, उन्हें लोगों आपस में जाने, आपस में संपर्क में आए। नए देशों की खोज होने से लोगों के सभ्यता, संस्कृति आदि चीजों का आदान प्रदान होने लगा। अब इस तरह से पूरा विश्व जो पहले अलग था मिल गया और पूरे विश्व को एक दूसरे की जानकारियां होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। इसका कुछ नकारात्मक परिणाम भी रहा। भौगोलिक खोजों का जो परिणाम रहा उसको हम कह सकते हैं कि कुछ परिणाम सकारात्मक रहा और कुछ परिणाम नकारात्मक रहा। नकारात्मक परिणाम के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कमजोर राष्ट्रों को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा उपनिवेश स्थापित करके उनका खूब शोषण किया गया। यह एक नकारात्मक पक्ष रहा। तो आइए हम देखते हैं कि भौगोलिक खोजों का क्या क्या परिणाम रहा। तो सबसे पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। सबसे पहला परिणाम है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि भौगोलिक खोजों का परिणाम वाणिज्य और व्यापार पर कैसा रहा। क्या क्या वाणिज्य और व्यापार में परिवर्तन आए। कह रहा है कि नए देशों की खोज से क्या हुआ, लोगों में व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। ये हम लोग भौगोलिक खोजों के पृष्ठभूमि में जाने थे कि उस समय संपर्क का एकमात्र साधन व्यापार एवं वाणिज्य ही था। इस व्यापार एवं वाणिज्य में इस भौगोलिक खोज ने एक क्रांति ला दिया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। यूरोपीय व्यापार एकदम उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। ये भौगोलिक खोजों का परिणाम यूरोपीय व्यापार पर पड़ा। इसके परिणाम यह हुआ कि मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। क्या हुआ? मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। चूंकि जब भौगोलिक खोजें हुई, लोग संपर्क में आए, पूरी दुनिया एक दूसरे के संपर्क में आया, तो वाणिज्य और व्यापार पर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यूरोपीय राष्ट्रों का विकास हुआ। यूरोपीय राष्ट्र अपने उपनिवेशों का शोषण करके समृद्धशाली बन गया और इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था की विकास होती है।
मुद्रा व्यवस्था की विकास क्या होती है, इससे पहले जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। अब उस वस्तु विनिमय प्रणाली के जगह मुद्रा व्यवस्था यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। इसमें हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का भी विकास हुआ और व्यापार अब व्यापार स्थानीय स्वरूप से वैश्विक स्वरूप धारण कर लिया। क्या हुआ कि जो व्यापार स्थानीय क्षेत्र में होता था, एक देश दूसरे देश से सीमित रह जाते थे, कुछ क्षेत्रों तक ही व्यापार सीमित था, अब यह व्यापार पूरी दुनिया के सारे देशों के साथ होना शुरू हो गया। इस प्रकार व्यापार जो है स्थानीय रूप से वैश्विक रूप में विकसित हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर नए देशों की खोज भौगोलिक खोजों के पूर्व की स्थिति देखें तो भौगोलिक खोजों से पूर्व यहां मैं लिखना चाहूंगा। देखिए, नए देशों के खोज के पूर्व, नए देशों के खोज के पूर्व की बात करें तो जो व्यापार होता था यह भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होता था। अगर नए देशों की खोज जो हुई थी, नए देशों के खोज यानी भौगोलिक खोजों से पहले व्यापार की बात हम लोग करें तो यह भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। तो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के मार्ग से पहले व्यापार हुआ करता था, लेकिन भौगोलिक खोजों के बाद अब जो यह व्यापार जो था, अब यह व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के जगह अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मार्ग से होने लगा। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। जो व्यापार, कहने का तात्पर्य है कि जो व्यापार भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के रास्ते हुआ करता था, अब नए खोजों के कारण हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मार्ग से यह व्यापार होने लगा। इन व्यापारों के कारण क्या हुआ कि यूरोप में नगरीय व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ, नए नए नगरों का विकास होने लगा। इनमें से नए नगर की जो बात कर रहे हैं, ये नए नगर थे। अगर यूरोप में जो पहले नगरीकरण की प्रक्रिया एकदम धीमी पड़ गई थी, वो नगरीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से ग्रोथ करने लगी, विकास होने लगा, नए नए नगरों का निर्माण होने लगा, क्योंकि अब व्यापार में वाणिज्य बढ़ने लगा। तो जहां जहां व्यापारिक केंद्र विकास होता था उसके आसपास नगरों का विकास शुरू हो जाता था, उसके आसपास बस्तियां बसने लगती थी और नगर का विकास बहुत तेजी से होने लगा। इसी क्रम में लंदन, पेरिस, एंटवर्प आदि नए नगरों का विकास हुआ। इसी में लंदन में एक नगर है एम्स्टर्डम। इन सभी नए नए नगरों का विकास इसी क्रम में हुआ था। तो ये व्यापार वाणिज्य पर इसका प्रभाव पड़ा। यूरोपीय व्यापार पर जो एकाधिकार इटली का था, अब यह एकाधिकार समाप्त हो गया।
इन भौगोलिक खोजों से पहले जो यूरोपीय व्यापार हुआ करता था, उस पूरे यूरोपीय व्यापार पर इटली का अपना प्रभुत्व था, इटली का एकाधिकार था। इसके अनुसार ही सब कुछ तय होता था। लेकिन भौगोलिक खोजों में कई क्षेत्रों का विकास हुआ और यूरोपीय व्यापार पर से इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया। और चूंकि भौगोलिक खोजों में जिन देशों ने भाग लिया था, इन देशों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यानी अगर देखा जाए तो अगला क्या रहा, यूरोपीय व्यापार पर से इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया और इसके स्थान पर इटली के एकाधिकार समाप्त हो गया और इसके स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड एवं फ्रांस का प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब जो यूरोपीय व्यापार अकेले इटली के द्वारा नियंत्रित होता था, अब वह व्यापार अकेले इटली के द्वारा नियंत्रित न होकर के उसमें स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस की भी महत्व बढ़ गया। अब इन क्षेत्रों के विकास से क्या हुआ, कालांतर में समय आगे बढ़ता गया और पुर्तगाल तथा स्पेन अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में असमर्थ हो गए और यही कारण है कि इन लोगों का धीरे धीरे पतन हो गया। अब यूरोपीय देशों द्वारा जो खोजे गए नए नए क्षेत्र था, नए नए देश था, वहां से जो आयातित बहुमूल्य धातुएं आती थी, जैसे व्यापार के माध्यम से जब व्यापार किया जाता था, तो अभी हमने बताया कि मुद्रा प्रचलन का विकास हुआ, लेकिन मुद्रा से पहले वस्तुओं का लेन देन होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरी संजोग की जो समस्या उत्पन्न होती थी, उसके स्थान पर क्या होता था कि बहुमूल्य वस्तुओं से वस्तुओं को दे दिया जाता था। तो ऐसे में जो नए नए देशों की खोज हुई थी, उन देशों से बहुमूल्य धातुएं आने लगी इन यूरोपीय देशों में। खास करके सोना एवं चांदी का आगमन बहुत तेजी से हुआ और सोने एवं चांदी के आगमन के कारण ऐसी स्थिति हुआ कि 80 वर्षों तक यूरोपीय व्यापार चांदी पर निर्भर रहा। 80 वर्षों तक यूरोपीय बाजार में सबसे अधिक प्रचलन चांदी का रहा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हमें कोई वस्तु लेनी है तो हमें दोहरे संजोग को खोजने की जरूरत नहीं है कि हम को जो चीजें बेचनी है वो सामने वाले को लेना होगा तब हमें मिलेगा। हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए चांदी देकर के कोई भी वस्तु ले सकते। तो उस समय पूरे व्यापार का मुख्य केंद्र जो हो गया था, चांदी हो गया था। तो 80 वर्षों तक ऐसी व्यवस्था बनी रही यूरोप में कि पूरा व्यापार चांदी पर निर्भर रहा। इसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। चांदी की महत्व बढ़ जाने से मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़। इससे एक और बात हुआ कि जो हम लोग पढ़े हैं कि मध्यकाल में जो समाज था वह सामंती प्रवृत्ति का समाज था। हम लोग पढ़े थे कि यूरोपीय समाज या विश्व के अन्य क्षेत्रों के भी समाज सामंती प्रवृत्ति के समाज था। अब भौगोलिक खोजों का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे सामंतवाद समाप्त होने लगा और एक नए वर्ग का उदय हुआ। क्योंकि व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था तो व्यापारी वर्ग का विकास तेजी से हुआ।
यानी अब जो जमींदार हुआ करते तो वो धीरे धीरे खत्म हो गए, जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, सामंती प्रवृत्ति समाप्त हो गया। इसके जगह पर व्यापार का बोलबाला हो गया। हर कोई व्यापार के माध्यम से अधिक धन कमाने का कोशिश करने लगा। तो इस तरह से सामंती वर्ग के स्थान पर व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। सामंती वर्ग के स्थान पर व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। तो ये रहा वाणिज्य और व्यापार पर प्रभाव। जो भौगोलिक खोजों का पहला परिणाम है व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रभाव, तो उसमें ये सारी परिवर्तनें देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा परिणाम है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास, ये दूसरा परिणाम रहा। औपनिवेशिक साम्राज्यों के विकास का तात्पर्य क्या हुआ? भौगोलिक खोजों से क्या हुआ कि उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। यानी जो शक्तिशाली राष्ट्र था वह कमजोर राष्ट्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अपने अधिकार स्थापित करके वहां अपने साम्राज्य का विकास किया। इसी को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब व्यक्तियों के जगह संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का कार्य शुरू कर दिया। अब इससे पहले व्यक्तिगत रूप से व्यापार होता था, एक व्यक्ति अपना व्यापार करता था, उससे होने वाला लाभ या हानि का जिम्मेदार वह होता था। लेकिन अब यह व्यापार एक व्यक्ति अकेला न कर करके व्यक्तियों के समूह यानी संगठित रूप से व्यापार होने लगा, जिसको हम लोग कहें कि एक संगठित व्यापारिक कंपनियों का विकास होने लगा। और इसी क्रम में भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। भारत में कई विदेशी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई। तो भारत में स्थापित होने वाले व्यापारिक कंपनियां, भारत में स्थापित होने वाले व्यापारिक यूरोपीय कंपनी है। ये यूरोपीय कंपनी चूंकि भारत में आकर के स्थापित हो रही थी, इसलिए इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया है। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इन सभी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1498 ईस्वी में होती है। सबसे पहले भारत में स्थापित होने वाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी रही है। भारत में जो जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना हुई उसमें पहला पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर जो कंपनी की स्थापना होता है वह अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में होता है। दूसरी जो व्यापारिक कंपनी भारत में स्थापित हुई, जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1600 ईस्वी में भारत में स्थापित हुआ। तीसरे नंबर पर जिस कंपनी की स्थापना भारत में होती है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हो जाती है। इसी क्रम में चौथे नंबर पर भारत में स्थापित होने वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच
फ्रेंच यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना लगातार होने लगती है और अंत में भारत में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वह स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1734 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार दूसरा जो परिणाम होता है भौगोलिक खोजों का, वह औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास होता है। इस प्रकार यूरोपीय देश जो शक्तिशाली देश थे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया आदि महादेशों में आकर के और यहाँ के जो अल्प विकसित सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनको अपना गुलाम बनाते हैं यानी उपनिवेश बनाते हैं और इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास शुरू होता है। उसके बाद तीसरा होता है वाणिज्यवाद का विकास। तीसरा परिणाम है वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का विकास, इसमें क्या होता है कि नए देशों के खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के कारण आधुनिक पूंजीवाद का जन्म होता है। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म होता है। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ जाती है। इस आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है, बुलियन की महत्ता बढ़ जाती है, यानी सबसे बड़ा व्यापार होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन होता है कि अब बुलियन की महत्ता बढ़ जाती है। बुलियन की महत्ता बढ़ जाती है यानी कि जो व्यापार 80 वर्षों तक चांदी पर निर्भर था, अब चांदी का स्थान सोने ने ले लिया। अब पूरा का पूरा यूरोपीय देश सोने की ओर आकृष्ट हो गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की पूरी लूट मच गई। हर देश कोशिश करने लगा कि हम अधिक से अधिक सोने एवं चांदी को इकट्ठा करके उसका भंडारण अपने यहां कर लें। और इस भंडारण की प्रक्रिया में सोने एवं चांदी के जो भंडारण हो रहा था, इस भंडारण में सबसे अग्रणी रहा स्पेन। यानी सोने एवं चांदी को सबसे ज्यादा किस देश ने लूटा, तो स्पेन ने लूट करके अपने यहां भंडारित किया। चौथा परिणाम है ईसाई। चौथा परिणाम जो हम पढ़ रहे हैं वो है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास। पश्चिमी सभ्यता का विकास, ये अगला परिणाम यह देखने को मिलता है कि औपनिवेशिक ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार होता है, विकास होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों में सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म के प्रति साहित्य का प्रचार प्रसार खूब किया। इन भौगोलिक खोजों के कारण इन सब चीजों का खूब प्रसार होने लगा। उधर हम धर्म युद्ध की बात किए थे कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के धर्म युद्ध हुआ था और इस धर्म युद्ध में यूरोपीय देश अरबों से पराजित हो गए थे। तो यूरोपीय देश जब अरबों से पराजित हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से ईसाई धर्म का विकास पूर्णतः रुक जाता है। ईसाई धर्म का विकास या फैलाव वहीं सब रुक जाता है। अब उसका विकास नहीं हो पाता है क्योंकि लोगों का मन से विश्वास धीरे धीरे यूरोपीय प्रभुत्व से कम होने लगता, उठने लगता है। तो इन नए भौगोलिक खोजों ने एक बार फिर से यूरोपीय देशों की ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में एक तरह से जान डाल देता है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन का लालच देकर के जबरन धर्मांतरण करवाने की प्रक्रिया शुरू हो। ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे
वे अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम क्षेत्रों में गए। एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका के दुर्गम क्षेत्रों में गए और वहां के निवासियों को धन का लालच देकर के और अन्य तरीकों से धर्मांतरण को विवश किया। यानी एक कहा जा सकता है कि धन का लालच देकर जबरन जबरन धर्मांतरण किया। तो इस प्रकार से जबरन धर्मांतरण किया गया। लेकिन जबरन धर्मांतरण करने से लोगों का धीरे धीरे विश्वास जो है ईसाई धर्म से उठने लगा और नए भौगोलिक खोजों के कारण चर्च की प्रभुसत्ता कम हो गई। चर्च की प्रभुसत्ता कम हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि नए नए भौगोलिक खोज होने से लोगों के ज्ञान का विकास हुआ, लोगों को जानकारियां बढ़ने लगी और वो धर्म के प्रति सवाल खड़े करने लगे। और चर्च पर जो आंख मूंद करके विश्वास कर लेते थे, चर्च पर जो अटूट विश्वास था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब हर बात को तर्क की कसौटी पर कसने लगे लोग। क्या यह सही है या गलत है, या हमारे वर्तमान परिस्थिति के लिए बातें सही है कि नहीं, इस तरह से सवाल खड़े करने लगे। तो इस प्रकार चर्च की जो प्रभुसत्ता थी वह कम हो गई और धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसके बाद आगे चल करके धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका पांचवा परिणाम होता है दास व्यापार दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास। अगला परिणाम होता है दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए जो व्यापार वाणिज्य का क्रम हुआ था, हमने पहले ही पढ़ा कि व्यापार वाणिज्य पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और व्यापार वाणिज्य के विकास होने से, इसमें क्रांति आने से मानव श्रम का महत्व बढ़ गया, शारीरिक श्रम का महत्व बढ़ गया। और यह शारीरिक महत्व बढ़ने से, मानव श्रम के महत्व बढ़ने से दास व्यापार को प्रोत्साहन मिला। यानी अब लोगों को औपनिवेशिक क्षेत्रों से लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके और उन्हें दास बना करके यूरोपीय लोग अलग अलग देशों में भेजने लगे। तो इस क्रम में अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को, इन क्षेत्रों के लोगों को, अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के कुछ हिस्सों से लोगों को जबरन पकड़ करके, उपनिवेशिक देशों से लोगों को पकड़ करके और यूरोपीय बाजारों में बेचा जाने लगा। यूरोपीय दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन था। यूरोपीय दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लिस्बन था। यहाँ से लोगों को जबरन पकड़ करके ले जाया जाता था और यूरोपीय बाजारों में बेच दिया जाता था। यूरोपीय बाजारों में जिन दासों को बेचा जाता था और जो लोग इनको खरीद करके ले जाते थे, तो दासों से कार्य क्या करवाया जाता था? दासों से कौन सा कार्य लिया जाता था? जो जितने भी अधिक मेहनत वाले कार्य थे, जिन पर लोग स्वैच्छिक रूप से काम करने को तैयार नहीं होते हैं, वैसे कार्यों में इन दासों को लगाया जाता था। जैसे जंगल काटने में
खेती का कार्य करने में, सड़क बनाने में, क्योंकि इन सभी कामों में मानव श्रम का महत्व बहुत अधिक है और साथ ही बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, जिसमें लोग स्वेच्छा से काम करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए दासों को खरीद करके इन सभी कार्यों में लगाया जाता था। इसके अलावा जहाजों में ईंधन झोंकने का कार्य भी इन दासों से लिया जाता था। तो ये सारे ऐसे चीज हैं जो दास व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके बाद अगला जो परिणाम था वह था भ्रांतियों का अंत। तात्पर्य क्या है? भ्रांतियों का अंत का मतलब यह हुआ कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक खोजों ने ज्ञान के संदर्भ में काफी विकास किया, लोगों का ज्ञान बढ़ा, जो पृथ्वी के बारे में अल्प ज्ञान था, इस तरह के जो भ्रांतियां मन में बनी हुई थी कि पृथ्वी प्लेट की तरह, तस्तरी की तरह चपटी है और इसके किनारे में जाकर के गिर करके अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था, इस तरह के जो भ्रम था मन में, इन भ्रमों को तोड़ दिया। चर्च द्वारा जो प्रसारित अवधारणाएं थी उस पर अब उंगली उठने लगा। यानी चर्च के जो अवधारणाएं विकसित की गई थी कि ऐसा होता है, ये होना चाहिए, तो इन सब पर अब लोग उंगली उठाने लगे। चर्च पर उंगली उठने लगा। यह है यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता का भी एहसास कराया। इसे पता चला कि यूरोप की क्षुद्रता एवं विश्व की महत्ता। इससे पहले लोग यूरोप को ही पूरी दुनिया समझते थे, तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया यूरोप में है, लेकिन अब लोगों को पता चला कि यूरोप एक छोटा सा महादेश मात्र है और दुनिया बहुत विशाल है, दुनिया बहुत विस्तारित है। तो यूरोप की क्षुद्रता और विश्व की महत्ता का ज्ञान हुआ। इसके साथ साथ नए नए आविष्कार होने लगे, जो हम लोगों ने भौगोलिक खोजों को प्रेरित करने वाले आविष्कारों के रूप में हम लोगों ने जाना है। तो नए नए आविष्कार में जो है दुनिया को एक विकास के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका पता हमें स्पेनिश सिक्कों से चलता है कि स्पेनिश सिक्कों पर लिखा था, सामने और भी है, स्पेनिश सिक्कों पर लिखा था सामने और भी है। तो कहने का मतलब कि नए नए जो आविष्कार हुए, जैसे कंपास की जानकारी, नक्षत्र प्रणाली की जानकारी, नए नए उपकरण, नक्शे का विकास, ये सारी चीजें जो है दुनिया को विस्तार से जानने का अवसर प्रदान किया। पेशेवर वैज्ञानिक का अब जन्म होने लगा और इससे पुनर्जागरण काल का विकास हुआ। सबसे पुनर्जागरण में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये सारे ऐसे परिणाम हैं जो भौगोलिक खोजों के कारण उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य परिणाम हैं, कुछ अन्य परिणाम भी है। अन्य परिणामों में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो व्यापार होता था, व्यापार वाणिज्य से संपर्क स्थापित हुआ और इससे नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान, यानी लोगों के आने जाने से वहां की फसलों का
भारत में आगमन हुआ, भारतीय फसलों को वहां तक ले जाया गया, तो नए नए फसलों का आगमन हुआ। जैसे यूरोप में अन्य क्षेत्रों से यूरोप में जाने वाली फसलों की बात करें तो कहवा, चाय, गन्ना, कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, ये सब फसल थे जो अन्य देशों से यूरोपीय देशों में पहुंचे। इसके अलावा आलू, तंबाकू एवं नील, कुछ ये ऐसे फसल हैं जो अन्य देशों से यूरोपीय देशों तक पहुंचे, और यूरोपीय देशों से होते हुए बहुत सारे ऐसे भी फसल रहे जो भारत में आए। भारत में आने वाले फसलों की बात करें तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, इससे यूरोपीय और अन्य देशों से भारत में आने वाले फसल हैं चाय, तंबाकू, ये देखिए चाय और तंबाकू जो है यूरोप में अन्य देशों से पूछा और वहां से भारत में इनका आगमन हुआ। इसके अलावा कॉफी और आलू भी भारत में आए, कॉफी और आलू भी भारत में यूरोप के माध्यम से पहुंचा। इसके अलावा आम और गन्ना दो ऐसे फसल थे जो भारत से अन्य क्षेत्रों तक पहुंचे। तो ये भी एक परिणाम था भौगोलिक खोजों का। इसके अलावे अन्य परिणामों में हम देखेंगे कि यूरोप में नए नए नगरों का उद्भव हुआ, जिसमें हम लोगों ने कुछ नगरों की चर्चा की थी। उसके बाद भूमध्य सागर का महत्व अब बढ़ गया। इससे पहले भूमध्य सागर के जगह बाल्टिक सागर और अन्य क्षेत्रों से जो व्यापार होता था, अब भूमध्य सागर के माध्यम से व्यापार होना शुरू हुआ। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और वाणिज्यवाद का विकास हुआ, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। तो ये सारे ऐसे परिणाम हैं जो भौगोलिक खोजों के कारण हुए थे। भौगोलिक खोजों के कारण वैश्विक परिवर्तन ये देखने को मिलता है। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी तरह के डाउट वगैरह रहता है या किसी अन्य तरह की समस्याएं होती है तो आप कमेंट करिए, जिसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे और अधिक बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। मेरा कोशिश यह रहता है, मेरा प्रयास यह रहता है कि मैं आप लोगों को जो ये चीजें हैं, ये कंटेंट है जो आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों के दिमाग में इसे इस तरह से बैठा दूं कि आपको फिर और अधिक मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो आवश्यकता अनुसार आप वीडियो को एक बार दो बार देख करके समझने का प्रयास करें और इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाया। जिस तरह से मैं बोर्ड पर एक शॉर्ट नोट्स बनाता हूं, उस तरह से आप लोग भी मेहनत करके एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको एक आध बार रीडिंग दे पढ़ें तो काफी फायदा आपको मिलेगा। आने वाले जब एग्जाम्स आप दीजिएगा तो उस समय आप लोग देखिएगा कि इस वीडियो का कितना फायदा आप लोगों को मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।